रीढ़ की हड्डी 33 मतलब 33 हड्डियों की बनी होती है और ये रीढ़ की नस को बचा के रखती है और ब्रेन से सारे सिग्नल पूरे शरीर में भेजने का कार्यक्रम करती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने से शरीर के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम आ सकती है। भारतवर्ष में लगभग 50% लोगों को लो बैक एक या बैक पेन होता है और अगर हम पूरी जिंदगी मतलब लाइफ टाइम रिस्क की बात करें तो करीब 63% लोगों को बैक पेन कभी का ना कभी होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बैक पेन के बारे में जानकारी लें, किस वजह से होता है, इसके क्या कारण हैं, किस टाइप के बैक पेन होते हैं और इसका इलाज हम कैसे करें, घर पे भी और अस्पताल में भी। मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी, एम्स न्यू दिल्ली, और आज हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक पेन के कारण की, और इसके कारण अलग अलग हैं। हर व्यक्ति को अलग कारण की वजह से बैक पेन हो सकता है। सबसे कॉमन जो रीज़न है बैक पेन का है वो है गलत पोस्चर। अगर मैं स्लाउच करके बैठता हूँ कंप्यूटर पे पूरे समय, सीधा नहीं बैठता और उठने बैठने में भी करेक्ट टेक्निक नहीं यूज़ करता, तो मुझे बैक पेन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा जो कारण है वो है कोई भी हैवी वेट उठाना विदाउट प्रॉपर टेक्निक, चाहे वो जिम हो चाहे वो घर हो। अगर ठीक से आप उठाते नहीं हैं हैवी वेट तो सारा प्रेशर आपकी डिस्क पे पड़ता है, बैक पे पड़ता है, उससे आपको बैक पेन हो सकता है। तीसरा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आप काम ज़्यादा नहीं करते हैं, पूरे समय डेस्क जॉब मतलब कुर्सी पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर की तरफ ही यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो बैक पेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपको ओबेसिटी है या वज़न ज़्यादा है तो सारा जो वज़न है वो रीढ़ की हड्डी पे ही आता है, इसलिए बैक पेन होने की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा जो और कारण है, हम सब ने देखा होगा कि अगर वायरल इन्फेक्शन कोई भी होता है, उस इन्फेक्शन के बाद बैक पेन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये वायरसेस के अलग अलग रूप के एक तरह से उनका जो सामने देखने का स्टाइल है वो है, और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। अगर आपको मानसिक तनाव है तो आपकी जितनी भी मांसपेशी हैं वो सब टेंस हो जाती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं। उस वजह से कहीं भी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है और बैक पेन इसमें सबसे कॉमन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक पेन, कितने प्रकार के बैक पेन होते हैं। उसमें जो सबसे कॉमन है वो है एक्यूट बैक पेन, मतलब एकदम आपको पीठ में दर्द हुआ, 1 मिनट पहले आप बिल्कुल ठीक थे, 1 मिनट बाद आप बहुत तेजी से दर्द में हैं, आप हिल भी नहीं पा रहे हैं, इसे हम एक्यूट बैक पेन कहते हैं। दूसरा टाइप होता है क्रॉनिक बैक पेन। अगर आपको काफ़ी दिन महीनों से पीठ में दर्द है, तो चले जा रहा है, कुछ साल भी हो गए, कभी ठीक हो जाता है कभी कम हो जाता है, उसे हम क्रॉनिक बैक पेन कहते हैं। तीसरा टाइप आता है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन मतलब आपके पीठ में दर्द होता है पर नीचे पैरों के पीछे तलवे तक जाता है, उसे हम कई बार शियाटिका भी बोलते हैं, कई बार न्यूरोपैथिक पेन भी बोलते हैं। एक और वैरायटी है जिसे हम इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बैक पेन। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया और बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। उनमें जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो गठुओं के रोगियों को भी ये इस तरह का पेन होता है और ये अलग तरीका का बैक पेन है, इसका इलाज भी बिल्कुल अलग है। इसके अलावा और भी कई तरीकों के बैक पेन होते हैं, उसमें से सबसे कॉमन मैं कहूँगा स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क का बैक पेन है जो एज के साथ इंसिडेंस बढ़ जाता है। डिस्क अगर फिसल जाए तो वो नस दबाएगी और उस वजह से मांसपेशी में पेन होगा, उसको हम मस्कुलर पेन भी कहते हैं कई बार। तो ये कॉमन वैरायटीज़ हैं बैक पेन के। एक चीज़ जो सबको जाननी चाहिए कि कब ऐसा होता है कि ये बैक पेन या पीठ का दर्द डेंजरस या रेड फ्लैग की तरह आपको फ़ौरन किसी अस्पताल में या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि अगर ये दर्द ठीक नहीं हो रहा, 2-3 महीने हो गए, उसके बावजूद भी दर्द बढ़ते जा रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर दर्द रात में बढ़ जाता है, दवाई लेने के बाद भी बढ़ता रहता है,
और सुबह उठने पे और भी ज़्यादा हो जाता है, तो भी ये एक संकेतात्मक चिन्ह है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पैरों में ताकत कम हो गई है, पंजे ऊपर नहीं उठ रहे हैं, ब्लैडर एंड बाउल मतलब पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, सुनपन आ गया है, ये बहुत डेंजरस सिम्टम्स हैं, आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि दर्द इतना ज़्यादा असहनीय हो गया है कि आप बिस्तर से भी नहीं उठने पा रहे, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि मुझे बताया गया है कि मेरे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तो ये गैप क्या होता है और इसका इलाज कैसे करें? तो सबसे पहले समझते हैं कि गैप क्या होता है। गैप जो है, जो ज़्यादातर लोगों को समझाने के लिए हम बोलते हैं स्लिप डिस्क। तो अगर डिस्क आगे खिसक जाएगी तो पीछे गैप बन जाएगा, इसलिए हम इसे गैप कहते हैं, पर जनरली जो डॉक्टर्स हैं उसे स्लिप डिस्क ही बोलते हैं। तो ये सबसे कॉमन कारण है। और अगर स्लिप डिस्क हो रहा है, इसके बहुत कारण जो मैंने पहले ही बताए हो सकते हैं, जैसे कि आपका पोस्चर ठीक नहीं हो, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, आप वज़न ठीक से नहीं उठाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये सब कारण होते हैं स्लिप डिस्क के। स्लिप डिस्क अगर हो जाए तो उसका इलाज जो है वो डिपेंड करता है आपके दर्द कितना ज़्यादा है, कितने आपको डेफिसिट्स हैं, मतलब सुनपन या पैरों में कमज़ोरी, और जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, एमआरआई में हमें क्या दिख रहा है। और एमआरआई फाइंडिंग सबसे आखिर होती हैं, उसको देख के हम डिसाइड नहीं करते हैं कि ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं। अब हम बात करते हैं कि बैक पेन का इलाज क्या करें और उसमें इलाज की क्या ज़रूरत है, ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले बैक पेन का जो देखते हैं, हमने जैसे बताया कि हम डॉक्टर देखेगा कि कोई पैरों में वीकनेस तो नहीं है, कोई सुनपन तो नहीं है, दर्द कितना ज़्यादा है, एंड यूजुअली हम एक एमआरआई कराते हैं लंबोसेक्रल स्पाइन का। एमआरआई में हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, नस में कोई दबाव है कि नहीं, स्लिप डिस्क है कि नहीं, और कोई पैथोलॉजी जैसे कि ट्यूमर या कुछ और तो नहीं है जिस वजह से दर्द हो रहा हो। अगर ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, तो सबसे पहले सारे डॉक्टर जो है एक्सरसाइज ही एडवाइस करते हैं। उसमें आपको सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि पैर ऊपर उठा के रखना है बिना घुटनों पे मोड़े और 20 तक गिनती करनी है, फिर नीचे रखना है, ऐसे रिपीट करते रहना है। इनमें बैक एक्सरसाइजेज करते हैं, बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं, उनके कई नाम हैं, कैट एंड काउ एक्सरसाइज हो गया, चाइल्ड पोज एक्सरसाइज हो गया, और बैक स्ट्रेंथनिंग बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं आपको हीट ट्रीटमेंट, अल्ट्रासाउंड, ट्रैक्शन, इन सब से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सर्जरी के पीछे मत भागिए। अगर आपको सर्जरी एडवाइस भी करी गई है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्लिप डिस्क में सर्जरी कराएं ना कराएं, जितनी भी स्टडीज़ हैं वो दिखाती हैं 1 से 2 साल के अंदर दर्द अपने आप ठीक हो जाता है, बिना कुछ करे भी, फिजियोथेरेपी कराने से भी, बिना सर्जरी के। तो हम सर्जरी क्यों करवाते हैं? जिन लोगों में दर्द असहनीय है और जो अपने डे टू डे टास्क नहीं कर पा रहे हैं, उनमें हम एक्यूट बैक पेन में सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है जो लोग बुजुर्ग हैं और जिनकी कैनाल स्टेनोसिस मतलब जगह ही नहीं बची नसों के लिए, बहुत ज़्यादा दबाव है, उनमें हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा 90% लोगों को जिनको स्लिप डिस्क होता है, उनके लिए सिर्फ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ही वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी हेल्थ आपके हाथों में ही है, आपकी पीठ की हेल्थ भी आपके पास ही है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, स्ट्रेस एंजाइटी कम रखेंगे, पोस्चर कंट्रोल करेंगे, तो आपको बैक पेन होने की संभावना कम रहेगी हमेशा, लेकिन कम रहेगी। धन्यवाद।